हाय फ्रेंड्स, आज हम विश्व भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे भूकंप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसे कहते हैं भूकंप। भूकंप क्या है? पृथ्वी के कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह में जब कंपन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। और ये तब आते हैं जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से, कहाँ से? पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जब अंतर्जात मतलब जो एंडोजेनिक बल होते हैं, क्या? पृथ्वी के आंतरिक भाग से अंतर्जात बलों के कारण जब अचानक ही ऊर्जा मुक्त होती है, क्या? अंतर्जात बलों के कारण क्या अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, जो क्या तरंगों के रूप में फैलकर कंपन पैदा करती है। जो क्या करती है? तरंगों के रूप में फैलकर कंपन पैदा करती है। तो वही हम कंपन हमारे क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो ये तब आता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से अंतर्जात या फिर एंडोजेनिक बलों के कारण अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, जो क्या तरंगों के रूप में फैलकर कंपन पैदा करती है। भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी, जो हमारा सिस्मोग्राफ है, जो उपकरण है, उस उपकरण से रिकॉर्ड या नापा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। भूकंप का मापन किसके माध्यम से किया जाता है? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ नामक उपकरण के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे भूकंप के अध्ययन के करते समय दो बिंदु आते हैं। भूकंप के मुख्य दो बिंदु होते हैं, और वो दो बिंदु कौन कौन से? एक बिंदु होता है अवकेंद्र, एक होता है हमारे अधिकेंद्र। अवकेंद्र को हम हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, अधिकेंद्र को हम एपिसेंटर कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अवकेंद्र, अवकेंद्र का मतलब जहां से भूकंप का उद्भव होता है। क्या? जहां से भूकंप का उद्भव होता है। यदि हम चित्र को देखें, यदि इस चित्र को ध्यान से देखें, तो हमारे फोकस या अवकेंद्र की बात करें तो ये वो जगह होती है जहां से भूकंप का उद्भव होता है। भूकंप जहां से शुरू हुआ है, मतलब अंतर्जात बलों में जहां हलचल पैदा हुई है, तो यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, तो ये हमारा फोकस कहलाएगा। और यहाँ से धरती की जो सबसे नजदीकी दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। आपसे याद रखेंगे। क्या इसे याद रखेंगे दोनों को बारे में? चित्र के माध्यम से आपने थोड़ा सा तो इसे समझ लिया होगा। अब टेक्स्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि अवकेंद्र या हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, या फोकस किसे कहेंगे? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वो बिंदु होता है जहां से हमारे भूकंप की ऊर्जा, जहां से क्या हमारे भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है। और यहीं से क्या भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप का उद्गम केंद्र भी कहते हैं। और आप ये ध्यान रखना, यहीं से क्या होता है? हमारे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। दूसरा सेंटर होता है हमारा कौन सा? एपिसेंटर, जिसे अधिकेंद्र भी कहते हैं। और यह है अवकेंद्र के ठीक ऊपर, या ये शब्द लिखना जरूरी है, ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर, ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वो बिंदु जहां पे भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। जहां पे क्या भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, वही हमारे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र वाला क्षेत्र क्या आमतौर पर भूकंप से क्या सर्वाधिक विनाश का अनुभव करता है। मतलब यही वो जगह है जहाँ पे भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और सर्वाधिक विनाश का अनुभव यहीं पे किया जाता है। वो केंद्र कौन सा? तुम्हारा अधिकेंद्र या एपी सेंटर। दोनों सेंटर के बारे में आपने देख लिया। ये तो हमारे कौन सा है भाई? ये तो हमारे क्या है? हाइपोसेंटर है, और ये हमारे क्या है? एपी सेंटर है। आपसे याद रखेंगे। अब देखेंगे भूकंपीय तरंगे क्यों? क्योंकि भूकंप क्या तरंगों के माध्यम से ही विस्तृत होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। जो भूकंप से ऊर्जा तरंगे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, वो तरंगों के माध्यम से फैलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। बात करें इनकी, तो इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है। जो भूकंपीय तरंगे हैं, उनको दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक तो हमारी भूगर्भीय तरंगे होती है, मतलब ऐसी तरंगे जो धरती के अंदर चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भीय तरंगे या बॉडी वेव्स। ये भी हमारे दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी कौन सी होती है? प्राथमिक तरंगे, जिसे पी वेव या प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरी हमारे सेकेंडरी तरंगे या सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे कहेंगे। तो भूकंप जो भूगर्भीय तरंगे हैं, ये दो प्रकार की होती है, पी वेव्स और एस वेव। क्या पी वेव और एस वेव? और दूसरी हमारी कौन सी होती है? धरातली तरंगे। धरातली तरंगे धरातल पर चलती है। जो भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारे एल वेव्स होती है, जिन्हें लव वेव्स भी कहते हैं, और दूसरी हमारी होती है रेले वेव्स। तो इस तरह हमने जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हमारी कौन सी होती है? जो धरती के अंदर, मतलब जो भूगर्भ के अंदर चलती है, वो हमारी भूकंपीय तरंगे होंगी। कौन सी? बॉडी वेव्स। तो ये तरंगे क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती है, पृथ्वी के अंदर ही चलती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती है। और इसमें दो प्रकार की तरंगे शामिल की जाती है, एक तो हमारे पी तरंगे और एक एस तरंगे। पी तरंगों की बात करें तो ये प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे कहलाती है। बात करें इनकी, तो ये भूकंपीय तरंगों में सबसे ज्यादा गति वाली तरंगे होती है। मतलब भूकंपीय तरंगों में यदि किसी तरंग की सबसे ज्यादा गति होती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी पी वेव या प्राइमरी वेव।
इनकी औसत गति क्या 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी औसत गति क्या होती है? 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। आप इसे याद रखेंगे। ये तरंगे कैसी होती है? ये तरंगे हमारे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, जिनके कणों का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है। यदि आप चित्र के माध्यम से देखेंगे पी वेव्स की, तो ये क्या इस तरह चल रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलती है। मतलब पहले आगे चलती है, फिर पीछे चलती है, फिर आगे चलती है, फिर पीछे चलती है, फिर आगे चलती है, फिर पीछे चलती है। इस तरह से ये तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ चलती है। अनुप्रस्थ क्या? अनुदैर्ध्य चलती है, मतलब कभी आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह से आगे ये हमारी तरंगे चलती है। आप इसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंतर भी इसी आधार पे बताने हैं। जो पी वेव्स होते हैं, ये हमारे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। इनमें कणों का कंपन क्या तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है, मतलब कभी संपीड़न होता है, कभी विरलन होता है। तो हमारे जैसे हमारे कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। कभी तो सिकुड़न मतलब संपीड़न होता है, कभी विरलन मतलब एक्सपेंशन होता है। ये तरंगे सभी माध्यम जैसे हमारे ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकती है, और ये ध्वनि तरंगे जैसे ही होती है। ये क्या होती है? ध्वनि तरंगे जैसी ही होती है। दूसरी तरंग आती है हमारी एस वेव, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, और ये इन तरंगों की गति पी तरंगों की गति से थोड़ी कम होती है। इनकी औसत गति की बात करें तो 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो जैसे हमारे पी वेव्स थी, तो पी वेव्स में कितनी 6 से 13 थी। पी वेव्स में तो क्या थी 6 से 13 किलोमीटर, और एस वेव है तो एस वेव में क्या हमारे 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। जैसे हमारे पी वेव्स थी, वो क्या थी हमारी? अनुप्रस्थ थी। पी वेव्स क्या थी? अनुदैर्ध्य थी। कहते पी वेव्स हमारे अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स थी। उसी प्रकार के हमारे एस वेव क्या है? उसकी उलट। उसकी उलट कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और इसमें कणों का कंपन क्या है? तरंग की दिशा के लंबवत या ऊपर नीचे होता है, मतलब इस तरह से बढ़ती है तरंगे। तरंगे इस तरह से बढ़ती है हमारी, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो आप याद रखेंगे जो एस वेव होती है, ये सेकेंडरी वेव होती है, ये तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। इनके कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत मतलब ऊपर नीचे होता है, और ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ये तरंगे क्या है? केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। पी वेव्स में क्या अंतर था? ये ठोस, द्रव और गैस, पी वेव्स तीनों माध्यम में चल सकती थी, जबकि हमारे एस वेव की बात करें तो ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है। पी वेव्स में एक और अंतर था कि पी वेव्स की तरंगे किस प्रकार की होती थी? ध्वनि तरंगों की तरह ही होती थी, जबकि हमारी जो एस तरंगे हैं, तो एस तरंगे हमारे प्रकाश की तरंगे जो होती है उस प्रकार का व्यवहार करती है। अब ये तो हमारे जो भूगर्भीय तरंगे थी उनके बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे हम धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों की बात करें तो ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। ये कहाँ चलती है? पृथ्वी की सतह पर चलती है, और भूकंप से होने वाले जो अधिकांश विनाश है, इसके लिए यही तरंगे जिम्मेदार होती है। तो धरती के अंदर चलने वाली तरंगों से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा धरातलीय तरंगे तरंगों की वजह से नुकसान होता है। बात करें इनकी तो इसमें दो तरंगे शामिल की जाती है, एक तो एल तरंगे और एक रैले तरंगे। तो रैले वेव्स या फिर एल वेव्स, दो तरह की तरंगे इसमें शामिल की जाती है। एल तरंगों की बात करें तो इस सतह पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो किस तरह से चलती है? सतह पर चलती है। जैसे चित्र में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से चल रही सतह के ऊपर, न कि सतह के अंदर। तो सतह के ऊपर चलने वाली क्या अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और इन तरंगों की गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे कम होती है। लेकिन ये ऐसा ना माने कि सबसे कम इसकी गति होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश भी इन्हीं तरंगों के कारण होता है। गति कम है लेकिन ये क्या सतह के ऊपर चलती है, इस वजह से क्या भूकंप के कारण होने वाला अधिकतम विनाश इन्हीं तरंगों की वजह से होता है। जो कौन सी तरंगे? हमारी एल वेव्स। आप इसे याद रखेंगे, जिसे हम लव वेव भी कहेंगे। चौथी तरंग आती है जो हमारी सतही तरंगों में दूसरी है, रेले तरंगे या रेले वेव्स की बात करें तो ये भी क्या है? सतही तरंगे होती है, जिसमें कणों का कंपन आगे पीछे और ऊपर नीचे मतलब दीर्घ वृत्ताकार में होता है। जैसे इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। आप इसे याद रखेंगे कि दीर्घ वृत्ताकार में चलते हैं। तो ये भी क्या है? सतही तरंगे होती है, जिनमें कणों का कंपन क्या आगे पीछे और ऊपर नीचे होता है। क्या सतो कणों का कंपन क्या आगे पीछे भी होता है और ऊपर नीचे भी होता है। तो इस तरह से एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये तरंगे चलती है। इन तरंगों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तरंगों के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की जो तरंगे होती हैं उनके गुण पाए जाते हैं, जिससे ये क्या एक जटिल कंपन पैटर्न बनाती है। तो इस तरह हमने चारों जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे, उनके बारे में देख लिया। प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव और राले वेव। अब हम देखेंगे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, शेडो जोन ऑफ सिस्मिक वेव्स, इसकी बात करें
तो पृथ्वी की सतह पे वो स्थान, भाई कई बार क्या होता है ये तरंगे चलती है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे इन तरंगों का अनुभव नहीं किया जाता, वही हमारी क्या है छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो पृथ्वी की सतह पे वो स्थान जहाँ हमारे सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगे क्या रिकॉर्ड नहीं की जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र या फिर शेडो जोन कहेंगे। यदि परीक्षा में परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी की सतह पर क्या पृथ्वी की सतह पर वे स्थान जहां हमारे सिस्मोग्राफ के द्वारा किसके द्वारा सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें हम भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहते हैं। और इन छाया क्षेत्रों का निर्माण क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो ये छाया क्षेत्र है इनका निर्माण क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों जो भी खासकर देखें तो बाहरी कोर की बात कर रहे हैं उनकी विशेषताओं की वजह से होता है। बाहरी जो कोर है तो बाहरी कोर की जो परतें होती हैं उनकी विशेषताओं की वजह से होता है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। क्या हमारे जो छाया क्षेत्र है इनकी बात कर रहे हैं, इन छाया क्षेत्रों का निर्माण क्या है पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की अलग अलग परतें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उनकी विशेषताओं के कारण होती है। और ये पृथ्वी की क्या आंतरिक संरचना के अध्ययन में बहुत ज्यादा सहायता करती है। अब दो तरह के छाया क्षेत्र होते हैं, एक तो हमारे पी तरंगों का ये प्राइमरी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है और एक एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। एक हमारे पी तरंगों का छाया क्षेत्र और एक एस तरंगों का छाया क्षेत्र। पी तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें तो ये अधिकेंद्र से 103 से 142 डिग्री क्या 103 से 142 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है। चित्र के माध्यम से आपको बताएं हम, जैसे ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। पी तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारे क्या भूकंपीय तरंगों का उद्भव होता है तो ये हमारे वक्राकार मार्ग में चलती है। भूकंपीय तरंगे क्या वक्राकार मार्ग में चलती है। लेकिन पी तरंगों की खासियत होती है ये ठोस द्रव और गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन उनकी गति क्या चेंज हो जाती है। जैसे ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है और गैस में और भी कम हो जाती है। तो इस तरह क्या क्यों, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। तो पी तरंगे जैसे बाहरी है कोर के बाहर तो इस तरह से वक्राकार मार्ग में चलेगी तो यहाँ तक तो सेम चलती रहती है। कहाँ तक 103 डिग्री तक, क्या 103 डिग्री तक तो सेम चलती रहती है। लेकिन जैसे ये कोर है जो क्या हमारे आउटर कोर, क्या आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर क्या है हमारे लिक्विड फॉर्म में है। क्या आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, इसलिए जो वक्राकार की तरंगे हैं ये थोड़ी मुड़ जाती है और मुड़ के 142 डिग्री पे जाके दिखना शुरू होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि 103 से लेकर 142 तक किसी भी प्रकार की पी तरंगे ये प्राथमिक तरंगे हैं उनका अनुभव नहीं किया जाता। ये इस साइड भी ऐसा ही है और इस साइड भी ऐसा ही है, 103 से लेकर 142 डिग्री के बीच में भूकंपीय तरंगे और वो भी खासकर कौन सी पी तरंगे इनका अनुभव नहीं किया जाता। इसलिए पी तरंगों का छाया क्षेत्र हमारे 103 से लेकर 142 डिग्री के बीच में ही पाया जाता है। इसका कारण क्या है बाहरी कोर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। या बाहरी कोर क्या लिक्विड फॉर्म में, इसलिए जो हमारे क्या 103 से 142 डिग्री के बीच में ई तरंगों का छाया क्षेत्र बन जाता है। तो चित्र के माध्यम से तो हमने इसको देख लिया। अब इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। ई तरंगों का छाया क्षेत्र, तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्यों, क्योंकि पी तरंगे द्रव अवस्था में स्थित जो बाहरी कोर है उसमें जैसे प्रवेश करती है वो क्या होती है अपवर्तित हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, जिससे कुछ क्षेत्रों तक ये सीधी नहीं पहुंच पाती। यही हमारे क्या पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। ये 103 से लेके 142 डिग्री के बीच में पाया जाता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। दूसरा आता है हमारा एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी सेम टू सेम बात है कि जैसे ये चित्र था तो चित्र में जैसे यहाँ से भूकंपीय तरंगे उद्भव होती है तो वक्राकार मार्ग में चलती है एस तरंगे। लेकिन जैसे ये आउटर कोर है, आउटर कोर क्या है लिक्विड फॉर्म में है और एस तरंगों की खासियत होती है कि ये लिक्विड के अंदर प्रवेश नहीं करती है, लिक्विड के अंदर नहीं चलती है। तो एस 103 डिग्री पे ही जाके ये खत्म हो जाती है। राइट और लेफ्ट दोनों में 103 डिग्री पे जाके खत्म हो जाती है। तो 103 से लेके 103 डिग्री के बीच का जितना भी क्षेत्र है एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। आप चित्र के माध्यम से भी इसको बता सकते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो। तो एस तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें तो ये अधिकेंद्र से 103 की कोणीय दूरी के आगे पाया जाता है। दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या है 103 की कोणीय दूरी के आगे पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को ये क्या करता है पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्यों, क्योंकि एस तरंगे द्रव माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकती। जो हमने देखा था पृथ्वी का बाहरी कोर है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का बाहरी कोर द्रव अवस्था में पाया जाता है जिससे एस तरंगे इस परत से होकर नहीं गुजर पाती और एक बहुत बड़ा छाया क्षेत्र बन जाता है। 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री दोनों की बात कर रहे हैं, इधर से और इधर से 103 से 103 के बीच में क्या
ये तरंगे द्रव माध्यम में नहीं पहुंच पाती, इस वजह से पूरा का पूरा छाया क्षेत्र बन जाता है। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा होता है पी तरंगों के मुकाबले। अब हम देखेंगे भूकंप का मापन किस प्रकार किया जाता है, भूकंप को कैसे नापें। तो भूकंपीय तरंगों और उनके प्रभावों को मापने के लिए भूकंपीय तरंगों और उनके प्रभाव को मापने के लिए दो प्रकार के स्केलों का उपयोग किया जाता है। परीक्षा में दोनों स्केलों के बारे में पूछ लिया जाता है। एक स्केल आता है हमारा कौन सा, रिक्टर स्केल। दूसरा स्केल आता है हमारा मर्केली स्केल। आप इसे याद रखेंगे, एक तो हमारा रिक्टर स्केल होता है, एक होता है हमारा मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल की बात करें तो स्केल क्या है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है तो उस ऊर्जा को मापता है। जो भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई है, उस ऊर्जा के आधार पे हमारे भूकंप का मापन करता है। मर्केली स्केल की बात करें तो ये स्केल क्या करता है, भूकंप के दौरान होने वाली आवाज की तीव्रता, भाई भूकंप के दौरान आवाज कितनी तेज आई है, तो उस तीव्रता या फिर पृथ्वी पर उसके प्रभाव, जैसे संरचनाओं को कितना नुकसान हुआ है, लोगों के द्वारा कितना कंपन महसूस किया गया है, इसको मापता कौन, मर्केली स्केल। तो ये क्या करता है, पृथ्वी पर उनके प्रभाव भूकंप की वजह से, जैसे कितनी संरचनाएं नुकसान हुई है, बिल्डिंगें गिरी है, पुल गिरे हैं, या फिर घर टूटे हैं, या लोगों के द्वारा कितना इसका अनुभव किया गया है, या फिर भूकंप के दौरान होने वाली जो आवाज होती है, की आवाज की तीव्रता, उसको नापता है कौन, मर्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में क्या अंतर हुआ, रिक्टर स्केल तो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको नापता है, जबकि मर्केली स्केल क्या है, आवाज की तीव्रता को नापता है, या फिर संरचनाओं को जो नुकसान होता है, लोगों के द्वारा जो अनुभव किया गया कंपन होता है, उसको नापता है। रिक्टर स्केल की बात करें तो ये भूकंप का परिणाम मापता है, परिमाण नापता है, मतलब मैग्नीट्यूड मापता है कि ये भूकंप कितनी तीव्रता का था। बात करें रिक्टर स्केल की, जब इसको मापा जाता है तो इसमें हमारे 0 से लेके 9 तक की इकाइयाँ होती है। कितनी, 0 से लेके 9 तक की इकाइयाँ होती है। मर्केली स्केल में इसमें 1 से लेके 12 तक की इकाइयाँ होती है, लेकिन सारे के सारे रोमन अंकों में लिखे जाते हैं। जबकि हमारे रिक्टर स्केल में गणितीय अंकों में लिखे जाते हैं, जो माप होते हैं वो गणितीय अंकों में लिखे जाते हैं। मर्केली स्केल में क्या है, ये हमारे रोमन अंकों में लिखे जाते हैं। रिक्टर स्केल की बात करें तो यह क्या है, एक मात्रात्मक स्केल होता है, क्वांटिटेटिव स्केल होती है, केवल ये बताती है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई है। जबकि हमारे मर्केली स्केल की बात करें तो एक गुणात्मक स्केल होती है। ये क्या होती है, गुणात्मक स्केल होती है, मतलब कि भूकंप तो आया है लेकिन इस भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ है। आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मर्केली स्केल का मापन किया जा रहा है कहाँ, जैसे हमारे सारा के मरुस्थल के अंदर तो भूकंप आया, भूकंप की वजह से बहुत तीव्रता का भूकंप था, तो रिक्टर स्केल तो क्या करेगा, ये बताएगा बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप था, उससे निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। तो हो सकता है कि 0 से लेके 6 तक का इसका मापन कर दे रिक्टर स्केल। लेकिन जब से सहारा मरुस्थल है, वहाँ पे किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है, लोग नहीं रहते, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, तो हो सकता है मर्केली स्केल में उससे मापन एक ही दिया जाए। क्यों, क्योंकि गुणवत्ता रूप में देखें, गुणवत्ता रूप में देखें तो भूकंप की वजह से कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। या फिर देखें तो हमारे महासागर के अंदर भूकंप आया है, महासागर के अंदर भूकंप आया है जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान नहीं हुआ तो मर्केली स्केल तो क्या उसको नंबर 1 दे सकता है, बहुत लो रैंक दे सकता है। लेकिन रिक्टर स्केल इसे हाई मैग्नीट्यूड मान सकता है। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण क्या था, बहुत ज्यादा था। क्यों, क्योंकि ये केवल मात्रात्मक गुणता देखता है कि मात्रा में मतलब ऊर्जा कितनी निकली है, तो दोनों में ये अंतर होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा रिक्टर स्केल होता है, यह एक लघुगणकीय स्केल है। लघुगणकीय स्केल या लॉगरिथम स्केल है, जिसका अर्थ मतलब ये होता है कि इसमें एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब जैसे एक इकाई बढ़ी तो इसका मतलब भूकंप की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे हम देखें कि 5 तीव्रता का भूकंप 4 तीव्रता के भूकंप से 10 गुना अधिक ऊर्जा वाला होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक तीव्रता का भूकंप आया एक, अगर इससे 10 गुना ज्यादा का आएगा तब जाके 2 होगा। तब जाके 2 होगा। फिर इससे 10 गुना ज्यादा का आया, जैसे मान लीजिए कि 100, तो फिर जाके 3 होगा, 300, तो 10, जैसे-जैसे 10 गुना बढ़ेगा, मतलब केवल अगले अंक पे आने के लिए उसे 10 गुना ज़्यादा जो मात्रा लेनी पड़ेगी। तो उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि 5 तीव्रता का भूकंप 4 तीव्रता के भूकंप से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो पिछले से अगले पे जाने के लिए, पिछले से अगले पे जाने के लिए 10 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होनी ज़रूरी है। आप इसे याद रखेंगे। लेकिन हमारे मर्केली स्केल की तो बात कर ली हमने, रिक्टर स्केल की तो बात कर ली। मर्केली स्केल में क्या होता है, आजकल मॉडिफाइड मर्केली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जो मर्केली स्केल होता है उसको चेंज कर लिया गया, मॉडिफाइड मर्केली स्केल का उपयोग किया जाता है, जो क्षति के अवलोकन पर आधारित होता है कि कितना नुकसान हुआ है। आजकल देखें तो आजकल कुछ परिमाण वाले जो भूकंप है उनको मापने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MMS, इसका इस्तेमाल किया जाता है।
जो हमारे रिक्टर स्केल की तुलना में अधिक सटीक होता है और व्यापक माप प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कुछ रेखाओं के बारे में जो परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। एक तो हमारे समभूकंपीय रेखा, क्या होती है? आइसोसिस्मल रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा। दूसरी होती है हमारे होमोसिस्मल रेखा। तो हमारे आइसोसिस्मल रेखा की बात करें तो ये वो रेखा होती है जो पृथ्वी की सतह पर समान परिमाण या तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्रों को जोड़ती है। कि जैसे एक ही समय पे देखें तो 5 तीव्रता वाले भूकंप के जैसे हमारे जापान में आ गया, या फिर हमारे साउथ अफ्रीका में आ गया, जैसे ब्राजील में आ गया, या फिर हमारे इंडिया में आ गया। तो ऐसे क्षेत्र जिनका क्या समान परिमाण या तीव्रता होनी चाहिए, उनको क्या एक लाइन से जोड़ने का कार्य करती है, जिससे पता चल जाता है कि उस तीव्रता का भूकंप उसी समय पे हमारे पूर्वी पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि समभूकंपीय रेखा। तो हमारी क्या समभूकंपीय रेखा क्या कहलाएगी? जिसमें क्या समान परिमाण या तीव्रता वाले भूकंप को एक लाइन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है उन क्षेत्रों को। फिर आता है दूसरा आता है होमोसिस्मल रेखा। होमोसिस्मल रेखा की बात करें तो ये वो रेखा होती है तो उन क्षेत्रों को जोड़ती है जो एक ही समय पे भूकंप आया हो, कि मतलब तीव्रता तो अलग-अलग हो सकती है कि कहीं पे 5 का आया, किसी कहीं पे 9 का आया, किसी में 10 का आया, किसी पे 2 का आया। तो ये देखा जाता है होमोसिस्मल रेखा के अंदर कि उस पर्टिकुलर टाइम पे किन-किन जगह पे भूकंप आया है, उनको एक रेखा से जोड़ने का काम करती है होमोसिस्मल में। और जो हमारे आइसोसिस्मल है रेखा होती है, लाइन होती है, उसके माध्यम से ये जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि सेम तीव्रता का, समान तीव्रता का या समान परिमाण का जो भूकंप है, किन-किन स्थानों पे आया है, उनको एक लाइन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो वो हमारी समभूकंपीय रेखा होती है और दूसरी हमारी कौन-सी? होमोसिस्मल रेखा होती है। अब हम देखें भूकंप के कारण, भूकंप आते ही क्यों हैं? भूकंप के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण होता है हमारा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण की बात करें कि ऐसे प्रकृति ने कौन-कौन से कारण हो गए जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक जो भूगर्भीय प्रक्रिया है, उसके कारण होने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक भूकंप कहलाते हैं। कि पृथ्वी की जो आंतरिक भूगर्भीय प्रक्रियाएँ हैं, उनके कारण होने वाले या आने वाले भूकंप क्या प्राकृतिक भूकंप कहलाएँगे। जैसे हमारे एक होती है प्लेट विवर्तनी की गतिविधियाँ। क्या प्लेट विवर्तनी की गतिविधियाँ जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये भूकंप का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण होता है। वहीं प्राकृतिक कारणों की बात करें तो हमें प्लेट विवर्तनी की जो गतिविधियाँ होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। पृथ्वी का स्थलमंडल कई विशालकाय और छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलके बना हुआ होता है। ये आप याद रखेंगे। जैसे भारत, हमारे दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ये क्या है? बड़े-बड़े जो क्या है? बड़ी-बड़ी क्या टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। ये भी आप ये डिटेल से देखेंगे तो हमारा दूसरा लेक्चर है उसमें आप इसको देख पाएँगे कि पृथ्वी का स्थलमंडल क्या कई विशालकाय और छोटी, बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलके बना हुआ है। जो लगातार क्या होती है? गतिशील होती है, मतलब खिसकती रहती है। और इन प्लेटों की गति की वजह से एक दूसरे की तरफ ये खिसकती रहती है। इनकी गति की वजह से विभिन्न प्लेट सीमाओं पे क्या है? भूकंप आते हैं। अब प्लेटों की गति की बात करें तो प्लेटों की गति 3 प्रकार से हो सकती है। तो प्लेटें हमारी, तो प्लेटों की गति क्या 3 प्रकार से हो सकती है। एक गति होती है हमारे अभिसारी प्लेट किनारे, दूसरा अपसारी प्लेट किनारे और तीसरा संरक्षित प्लेट किनारे। अभिसारी प्लेट किनारे मतलब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। तो अभिसारी की बात करें जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती है। क्या? 2 प्लेटें हैं, जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। तो ये क्या है? एक दूसरे की तरफ खिसकती है। यहाँ ये आगे भी इधर बढ़ रही है, ये भी इधर बढ़ रही है। और दोनों जब आपस में टकराएगी तो जहाँ टकरान होगा वहाँ पे क्या है? भूकंप आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट किनारे या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो एक दूसरे की तरफ खिसकती है और फिर खिसकने के बाद टकराती है। इसी से हमारे हिमालय क्षेत्र में और भारतीय यूरेशियन हिमालय क्षेत्र में और भारतीय और यूरेशियन प्लेट ये जब आपस में टकराती है तो इससे क्या होता है? वहाँ उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। और हमारे हिमालय का निर्माण भी इसी वजह से हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, इसीलिए हिमालय का निर्माण लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसीलिए उन्हें नवीन पर्वत कहते हैं। फिर बात करें हमारे अपसारी प्लेट किनारे। अपसारी प्लेट किनारे की बात करें जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, पास आने की बजाय दूर-दूर जाती हैं। कोई 2 प्लेटें हैं पास-पास थी लेकिन अब वो क्या दूर-दूर जा रही हैं और इस वजह से बीच में एक गैप आ जाता है। गैप की वजह से भूकंप आता है। जैसे हमारा मध्य अटलांटिक कटक है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, जहाँ क्या मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पे तो हमारे उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, जबकि अपसारी प्लेट किनारों पे हमारे मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। तीसरे होते हैं हमारे संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट की बात करें जैसे ये एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है। तो इसमें क्या है? एक तो ऊपर की सक्रिय है, एक नीचे की सक्रिय है।
ये मतलब ना तो पास आ रही है, ना दूर जा रही है, जैसे रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रही है। ये हमारे क्या है, संरक्षित प्लेट किनारे कहलाएँगे। तो संरक्षित प्लेट किनारे या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज की बात करें, जहां दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर सरकती है, जैसे हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट। क्या सैन एंड्रियास फॉल्ट इसी के अंदर देखा जाता है, जहां निम्न से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं, जहां पे हमारे क्या निम्न से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो तीनों प्रकार के हमने प्लेटें देख ली है। तुम्हारे प्लेट विवर्तनिक गतिविधियों के अंदर तीन प्रकार के किनारे विकसित होते हैं। एक तुम्हारे अभिसरी प्लेट किनारे, जहां पे हमारे उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, जहाँ प्लेटें क्या है एक दूसरे के पास आती है, टकराती है। दूसरा अपसारी प्लेट किनारे, जहाँ प्लेटें क्या एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे हमारे मध्य अटलांटिक कटक। और संरक्षित किनारे मतलब एक दूसरे के रगड़ खाती है, मतलब एक दूसरे के समानांतर चलती है, जैसे हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट। दूसरा कारण देखेंगे हम ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार की बात करें, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो हमारे भूमिगत जो मैग्मा है, ये तो आपको पता ही होगा, जो पिघली हुई चट्टानें होती है वो यदि धरती के अंदर हो तो उसे हम कहते हैं मैग्मा, और यदि बाहर आ जाती है तो उसे हम कहते हैं लावा। तो भूमिगत मैग्मा के दबाव और विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में कंपन आता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, भूमिगत मैग्मा का दबाव बढ़ता है, और क्या होता है, विस्फोट के साथ क्या वो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। इस कारण आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है, जिससे भूकंप आते हैं। और ये भूकंप क्या आमतौर पे ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं, और इनकी तीव्रता क्या आमतौर पे कैसी होती है, मध्यम होती है। उच्च तीव्रता के भूकंप यहाँ से नहीं आते, क्या होते हैं, मध्यम तीव्रता के भूकंप इनसे आते हैं। फिर भ्रंश निर्माण या फॉल्टिंग की बात करें, तो अंतर्जात बल, जो हमारे पृथ्वी के अंदर के उत्पन्न होने वाले जो बल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी की दरारों में, जो पृथ्वी की दरारें होती हैं, तो दरारों या भ्रंश बन जाते हैं। तो अंतर्जात बलों के कारण क्या पृथ्वी की चट्टानों में दरारें या फिर भ्रंश बन जाती है। जब इन भ्रंशों के साथ चट्टानों में अचानक गति होती है, क्या, जब इन भ्रंशों के साथ क्या चट्टानों में अचानक गति होती है या वे टूटती है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी से हमारे क्या भूकंप आते हैं। तो भ्रंश निर्माण या फॉल्टिंग की बात करें, तो दोबारा से आपको ये बता दें, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। तो अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी की चट्टानों में, क्या पृथ्वी की चट्टानों में भ्रंश या फिर दरारें बन जाती है, क्या है, भ्रंश या फिर दरारें बन जाती है। और जब इन भ्रंशों के साथ क्या चट्टानों में अचानक गति होती है, जब इन भ्रंशों के साथ क्या चट्टानों में अचानक गति होती है या फिर वो टूटती है, तो क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी से क्या है, भूकंप आते हैं। अगला हमारा कारण है, ये प्राकृतिक कारण देख रहे हैं भूकंप के, तो अगला कारण होता है हमारा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये हमारे प्रोफेसर एच एफ रीड के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। किसके द्वारा, एच एफ रीड के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अब चित्र के माध्यम से देखें तो हमारे ये कोई एक चट्टान है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी जो भू क्षेत्र है, इसमें क्या है, आधी जो भू क्षेत्र है वो इस तरफ और आधा इस तरफ गति करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, रबड़ की तरफ ये फैलना शुरू कर देते हैं, क्या है, रबड़ की तरफ फैलना शुरू करेंगे, और इसके ऊपर इतना दबाव लग जाता है कि दोनों एक झटके से दोनों टूट जाएंगे। क्या दोनों भूखंड क्या है, एक दूसरे से एक झटके से टूट जाएंगे, और इस झटके की वजह से क्या है, भूकंप आ जाता है, और कुछ समय बाद दोनों के दोनों क्या स्थिर हो जाएंगे, और ये भूकंप खत्म हो जाता है। तो हमारे प्रोफेसर एच एफ रीड के द्वारा दिया गया प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, मतलब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो इनके अनुसार क्या है, जब चट्टान पर अत्यधिक बल लगता है, क्या, जब चट्टानों पर अत्यधिक बल लगता है, जैसे प्लेटों की गति की वजह से, तो रबड़ की तरह खींचती है, और खींचने की वजह से क्या है, विकृत हो जाती है। जैसे हमारे चित्र नंबर 2 में क्या है, विकृत हो गई थी। तो विकृत हो गई, और एक निश्चित सीमा तक खींचने के बाद चट्टानें तनाव सहन नहीं कर पाती, और वो क्या है, अचानक टूटकर अलग हो जाती है, और जैसे वे टूटती है तो झटके से अपनी मूल आकृति प्राप्त करने की कोशिश करती है, क्या, झटके से, ये शब्द लिखना जरूरी है, झटके से। तो झटके से अपनी मूल आकृति में वापस आने की कोशिश करती है, जिससे हमारे तीव्र कंपन होता है, और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहेंगे। और ये थ्योरी किसने दी थी, एच एफ रीड ने दी थी। अगला सिद्धांत आता है हमारा समस्थितिक समायोजन, जो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की बात करें, क्या, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के ऊंचे और नीचे, ऊंचे मतलब जो हमारे पर्वत है, नीचे मतलब जो महासागर है, भूभागों के बीच में एक संतुलन हमेशा से बना रहता है। पृथ्वी के ऊंचे और नीचे जो भूभाग है उनके बीच में एक संतुलन बना रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। लेकिन किसी भी कारण से ये जो समस्थिति है, ये संतुलन है, ये बिगड़ना शुरू हो जाए, जैसे जब अपर्दन मतलब मिट्टी के कटाव या निक्षेपण मतलब तलछट या जमाव जैसी भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ये संतुलन बिगड़ता है। जो हम संतुलन की बात करें, ऊंचे और नीचे भूभागों का जो संतुलन होता है, ये संतुलन बिगड़ने लगता है। तो पृथ्वी क्या है, संरचनात्मक गतिविधियां, जैसे भूमि का ऊपर उठना या धंसना,
क्या कई प्रकार की संरचनात्मक गतिविधियां करती है, जैसे कई बार तो भूमि ऊपर उठ जाती है, कई बार भूमि नीचे दस जाती है। इनके द्वारा इस संतुलन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है कौन? पृथ्वी। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? भूकंप आते हैं, और इस प्रकार के भूकंप क्या पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आते हैं। चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे क्या ऊंचे क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र मतलब हमारे पहाड़ है, और ये महासागरीय गहरे क्षेत्र हैं। जब क्या अपरदन होता है, और अपरदन होने से क्या यहाँ से मिट्टी कंकड़ नदी के माध्यम से बह के जो ये हमारे गहरे क्षेत्र होते हैं, महासागरीय गहरे क्षेत्र, इन पे भरने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या इन चट्टानों का दबाव यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है, और चट्टानों का दबाव जैसे गहर बढ़ता है तो चट्टाने क्या पिघलना शुरू हो जाती है, और पिघलना शुरू होके ये अंदर ही अंदर इस क्षेत्र में जाना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का दबाव कम होने लगता है, जो पहाड़ था ये टूटकर इधर की तरफ जाने लग गया अपरदित होकर, तो यहाँ का दबाव कम होने लगा, और कम होने के कारण क्या ये हमारे लावा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? समस्थिति समायोजन। चित्र में भी आपने इसको ठीक से देख लिया। तो पृथ्वी कई बार क्या है, तो इस प्रकार के प्रयास करती है समस्थिति समायोजन के। एक बार वापस बताते हैं इसको। तो पृथ्वी के ऊंचे और जो नीचे जो भूभाग होते हैं उनके बीच में हमेशा एक संतुलन बना रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समस्थिति कहते हैं। जब क्या होता है, जब अपरदन या फिर निक्षेपण की वजह से, क्या अपरदन और निक्षेपण की वजह से जैसे जो भूगर्भीय गतिविधियां होती हैं इसके कारण ये संतुलन बिगड़ता है, तो पृथ्वी क्या करती है? संरचनात्मक गतिविधियों के द्वारा इस संतुलन को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास करती है, और इस प्रक्रिया के दौरान ही क्या भूकंप आ जाते हैं। इस प्रकार के भूकंप क्या हमारे पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आते हैं। कहाँ? पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आते हैं, आप इसे याद रखेंगे। फिर भूपटल का संकुचन की बात करें, क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन की बात करें, भूपटल का संकुचन की, तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है। पहले बहुत ज्यादा गर्म थी और पृथ्वी अब क्या है? निरंतर ठंडी हो रही है, और इस शीतलन प्रक्रिया के दौरान ही क्या पृथ्वी की ऊपरी सतह या ऊपरी परत के भूपटल में क्या होता है? संकुचन होता है। जब यह संकुचन अचानक और असमान रूप से होता है, संकुचन तो हो रहा है लेकिन यह संकुचन क्या है? असमान और फिर अचानक होता है, तो इससे तनाव उत्पन्न होता है, इसी वजह से क्या भूकंप आ जाते हैं। ये तो हमने प्राकृतिक कारण देखे जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। अब हम देखेंगे मानव जनित कारण, मानव की वजह से होने वाले भूकंप। मानव गतिविधियों की वजह से बहुत सारे भूकंप आ जाते हैं, जैसे बांध निर्माण करना, क्योंकि बांध प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो बांध की वजह से क्या है? धरती पर दबाव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं। बांध निर्माण की बात करें तो बड़े बड़े बांधों के निर्माण से जलाशयों में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। बांध निर्माण के कारण क्या होता है? जलाशयों में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है, और इस अतिरिक्त जलभार की वजह से, पानी के वजन की वजह से जलाशय के नीचे जो चट्टानें होती है उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो खिसक जाती है या फिर टूट जाती है, और यह स्थिति क्या करती है? भूकंप का कारण बनती है, जिसे हम जलाशय प्रेरित भूकंप कहते हैं, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहते हैं। तो जलाशय प्रेरित भूकंपीयता कहते हैं कि जलाशय की वजह से जो भूकंप आ रहा है वो हमारे बांध निर्माण का कारण बनता है, मतलब बांध निर्माण की वजह से भूकंप आया है। दूसरा हमारा कारण आता है माइनिंग, मतलब खनन की वजह से। तो भूमिगत खनन गतिविधियां, जैसे कई बार भूमि के अंदर से हम कोयला या खनिज निकालते हैं, तो भूमि के अंदर हम सुरंगें बनाते हैं जिनसे हम क्या है? खनिजों को निकालने का कार्य करते हैं। तो भूमिगत खनन गतिविधियों के दौरान खदानों में बड़ी मात्रा में सामग्री हटा ली जाती है, अंदर से क्या बड़ी मात्रा में सामग्री हटा दी जाती है, जिससे ऊपर की चट्टानों पर तनाव पड़ता है। कभी कभी भूमिगत खानों की छतें ही ढह जाती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है, और वही क्या है? भूकंप का कारण बनता है। तो माइनिंग में हम यही देखते हैं। फिर विस्फोट की बात करें, एक्सप्लोशन की बात करें, जब हमारे परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, बड़े-बड़े रासायनिक विस्फोट किए जाते हैं, या परमाणु परीक्षण या फिर बड़े रासायनिक विस्फोटों जैसे हमारे मानव निर्मित विस्फोटक गतिविधियां भी क्या करती है? पृथ्वी में कंपन पैदा करती है, और ये भूकंप क्या आमतौर पर हल्के झटके के रूप में महसूस किए जाते हैं, और उनके प्रभाव क्या होते हैं? स्थानीय होते हैं, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। तो चित्र के माध्यम से भी हमने भूकंप के प्रकार देखे हैं। तो भूकंप के प्रकारों में देखें तो मैंने कारक के आधार पे, अवकेंद्र के आधार पर, स्थिति के आधार पे भूकंप के प्रकार देखेंगे। तो इससे पहले तो हमने कारण देखे किन किन कारणों से भूकंप आता है, जो हमने प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण देखा। अब प्रकार देखेंगे, कारक के आधार पे, अवकेंद्र के आधार पर, स्थिति के आधार पे भूकंप के प्रकार। अब भूकंप के प्रकार देखें तो भूकंप को क्या है? विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जा सकता है, बहुत सारे आधार है। भूकंप को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें उसके कारण, अवकेंद्र की गहराई और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आता है कारक। कारक के आधार पर भूकंप के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसकी बात करें, तो भूकंप के कारण के आधार पर कई श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है।
थोड़ी देर पहले हमने विवर्तनिक गतिविधियां हैं जो हमने कारण देखे थे, उसके आधार पर जो भूकंप आते हैं वो हमारे विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाते हैं। उसमें तो हमने चित्र नहीं दिखाया था, इसमें आपको चित्र भी दिखाएंगे। तो ये सबसे आम प्रकार के भूकंप होते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं उनकी गति के कारण प्लेट किनारों पे आते हैं। जैसे एक भूकंप होता है हमारा कौन सा, अभिसारी प्लेट किनारों पे, क्या अभिसारी प्लेट किनारों पे, जहाँ प्लेटें क्या एक दूसरे से टकराती है, जैसे भारत और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है और वहां पे क्या उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। जैसे हमारे ये एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर आ रही है और बीच में ये टकरा रही है, जिसकी वजह से हमारे क्या उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। और क्या भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले जो अधिकांश भूकंप है इसी प्रकार के भूकंप होते हैं, अभिसारी प्लेट किनारों से होने वाले भूकंप ही होते हैं। दूसरा भूकंप होता है हमारा अपसारी प्लेट किनारों पे, क्या अपसारी प्लेट किनारों की बात करें जहाँ प्लेटें क्या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। जैसे हमारी ये प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, अपसारी प्लेट किनारों पे मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। तीसरी होती है हमारी संरक्षित प्लेट किनारों पे, जहाँ प्लेटें क्या एक दूसरे के समानांतर सरकती है, वहां क्या निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्या होते हैं, निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। फिर याद रखना अभिसारी प्लेट किनारों पे क्या होता है, उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, अपसारी पे हमारे मध्यम तीव्रता के और संरक्षित प्लेटों पर हमारे निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। चित्र के माध्यम से भी हमने इसको देखा है, एक बार वापस आपको चित्र को दिखा देते हैं जूम करके। जैसे ये है हमारे अभिसारी प्लेट किनारे, मतलब जिसमें प्लेटें क्या एक दूसरे के पास आ रही है और इसमें क्या उच्च तीव्रता के भूकंप आएंगे। फिर जिसमें हमारे क्या है दूर जा रही है, जो अभिसारी प्लेट किनारों पे क्या है प्लेटें क्या है दूर जा रही है, यहाँ पे मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। और संरक्षित प्लेटें मतलब एक दूसरे के सहारे समानांतर सरकती है, इसमें हमारे क्या निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसको जूम आउट कर देते हैं। आगे देखेंगे कारणों में, दूसरा कारण आता है हमारा कौन सा, कारण के आधार पे हम प्रकार देख रहे हैं भूकंपों के प्रकार। दूसरा प्रकार आता है हमारा ज्वालामुखी जनित भूकंप, क्या ज्वालामुखी की वजह से भूकंप आते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो ये भूकंप क्या ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, जब ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है उसकी बात कर रहे हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने वाले जो विस्फोट और भूमिगत मैग्मा के हलचल के कारण आते हैं। क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने वाले जो विस्फोट होते हैं और भूमिगत मैग्मा जब बाहर हलचल के कारण बाहर निकलता है, तो उस हलचल की वजह से हमारे जो भूकंप आते हैं। ये आमतौर पे क्या ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, जितना बड़ा ज्वालामुखी उसके आसपास के क्षेत्रों में ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिससे हमारे भूकंपीय क्षेत्र के कुछ भूकंप भी शामिल होंगे। तीसरा हमारा क्या है, संतुलन मूलक भूकंप, जो हमने देख लिया था आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक। तो ये भूकंप क्या समस्थानिक के समायोजन के दौरान होने वाली जो संरचनात्मक गतिविधियां होती है इसकी वजह से आते हैं। क्या समस्थानिक समायोजन के दौरान जो पृथ्वी के द्वारा संरचनात्मक गतिविधियां की जाती है ऊंचे और नीचे, वो याद होगा आपको। तो पृथ्वी के द्वारा जो संरचनात्मक गतिविधियां की जाती है उसकी वजह से ऐसे ये भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी के ऊंचे और नीचे भूभागों के बीच, क्या जब पृथ्वी के ऊंचे और नीचे भूभागों के बीच में अपर्दन या फिर निक्षेपण से संतुलन बिगड़ता है, किसकी वजह से, अपर्दन या फिर निक्षेपण की वजह से संतुलन बिगड़ता है, पृथ्वी क्या करती है इस संतुलन को फिर से बनाने का प्रयास करती है, जिससे क्या कंपन उत्पन्न होता है। और ऐसे भूकंप क्या मुख्य रूप से हमारे तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। ये होते हैं हमारे कौन से, संतुलन मूलक भूकंप। अगला प्रकार आता है हमारा नियात भूकंप, जिसे कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। नियात भूकंप की बात करें तो ये भूकंप क्या मुख्य रूप से हमारे भूमिगत खानों, गुफाओं या फिर अन्य खाली स्थानों की जो छतें होती हैं इनके ढहने की वजह से आता है। और ये अक्सर हमारे खनन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में ही होता है, जहाँ ऊपर की चट्टाने ढहने से क्या कंपन उत्पन्न होता है जमीन के अंदर। ये हमारा नियात भूकंप या कोलैप्स भूकंप या अर्थक्वेक कहलाएगा। अगला प्रकार आता है हमारा विस्फोटक भूकंप, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये मानव निर्मित जो रासायनिक या फिर परमाणु विस्फोटकों के कारण उत्पन्न होता है, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं रासायनिक या परमाणु विस्फोटक, जब उनको फोड़ा जाता है, विस्फोट किया जाता है, तो उसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। और ये आमतौर पे क्या हल्के झटके देते हैं, क्या करते हैं, भारी नहीं हल्के झटके देते हैं, और उनका प्रभाव भी कैसा होता है, स्थानीय होता है, मतलब थोड़ी दूर तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है। एक प्रकार आता है हमारा बांध जन्य भूकंप, मतलब रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो ये भूकंप क्या बड़े बांधों के साथ निर्मित जो जलाशय होते हैं, बड़े बड़े बांधों के साथ जो जलाशय होते हैं, तो जलाशयों में पानी के अतिरिक्त भार के कारण, पानी जब जमा हो जाता है तो पानी का वजन बहुत ज्यादा होता है और इस वजन के कारण आते हैं। जल के भारी दबाव से जलाशय की जो के तल की जो चट्टाने होती है वो खिसक जाती है, खिसक कर टूट जाती है, जिससे क्या कंपन होता है। जब चट्टाने टूटती है तो टूटने की वजह से क्या कंपन होता है। इन्हें क्या है जलाशय जन्य भूकंप भी कहते हैं। तो ये हमने प्राकृतिक या फिर कारण के आधार पे देखा। अब देखेंगे अवकेंद्र के आधार पे
भूकंप के प्रकार अवकेंद्र की गहराई के आधार पर देखें कि मतलब जो भूकंप का केंद्र ऊर्जा का केंद्र है वो कितनी गहराई पे है। तो भूकंप के उद्गम केंद्र मतलब अवकेंद्र या फोकस की गहराई के आधार पे जो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य भूकंप होता है जो मतलब शैलो फोकस अर्थक्वेक की बात करें तो इसमें क्या अवकेंद्र की गहराई 50 किलोमीटर तक होती है मतलब सतह से कितनी 50 किलोमीटर तक होती है। और ये भूकंप क्या आमतौर पे कम परिमाण वाले होते हैं लेकिन इनकी तीव्रता ज्यादा होती है। परिमाण तो कम होता है लेकिन इनकी तीव्रता ज्यादा होती है। याद रखना कम परिमाण लेकिन तीव्रता ज्यादा। और ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा क्या सतह के बहुत ज्यादा करीबी से मुक्त होती है। दूसरा प्रकार आता है मध्यम भूकंप। तो ये तो कौन से हमारे सामान्य भूकंप थे। दूसरा भूकंप आता है हमारा मध्यम भूकंप। बात करें इनकी तो इस प्रकार के भूकंप में क्या होता है अवकेंद्र की गहराई सतह से कितनी 50 से 250 किलोमीटर के बीच में होती है और ये मध्यम परिमाण और तीव्रता के भूकंप होते हैं। क्यों? क्योंकि सतह से गहराई बढ़ती है इस वजह से इनका परिमाण और तीव्रता क्या होती है मध्यम हो जाती है। तो गहरे भूकंप की बात करें डीप फोकस अर्थक्वेक की तो इन भूकंपों में अवकेंद्र की गहराई 250 से 700 किलोमीटर तक गहराई तक होती है और ये उच्च परिमाण वाले भूकंप होते हैं लेकिन गहराई ज्यादा होने की वजह से। क्यों? क्योंकि गहराई ज्यादा है इस वजह से क्या इनकी तीव्रता अक्सर कम ही महसूस होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं पातालीय भूकंप भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं पातालीय भूकंप भी कहते हैं। अब तीसरा प्रकार देखेंगे हम भूकंप का और वो भी स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार। तो भूकंप की भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें तो इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है और वो श्रेणियां कौन कौन सी है। एक तो हमारा स्थलीय भूकंप होता है एक होता है हमारा जलीय भूकंप। तो ये भूकंप क्या है स्थलीय भूकंप की बात करें तो ये भूकंप मुख्य रूप से स्थलीय भागों पे आते हैं। जैसे हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप होते हैं ये हमारे स्थलीय भूकंप कहलाते हैं जो हमारे क्या मध्य महाद्वीपीय पेटी में मतलब स्थलीय भागों पे आते हैं। जलीय भूकंप की बात करें मरीन अर्थक्वेक की तो इस प्रकार के भूकंप क्या महासागरों के तली में आते हैं महासागरों के तल में आते हैं। इन्हें क्या है समुद्री या फिर सागरीय भूकंप भी कहते हैं। इन्हीं भूकंपों के कारण क्या सुनामी नामक जो ऊंची और विनाशकारी समुद्री लहरें हैं इनका निर्माण होता है। इन्हीं भूकंपों के कारण क्या होता है सुनामी नामक ऊंची और विनाशकारी समुद्री लहरें हैं इनका निर्माण होता है। अब हमने कारण प्रकार तो देख लिए कारण भी देख लिए प्रकार भी देख लिए। अब देखेंगे हम भूकंप का वैश्विक वितरण मतलब दुनिया में भूकंप किस प्रकार से वितरित होते हैं मतलब किस तरह से फैले हुए हैं। तो प्लेट विवर्तन के आधार पर विश्व में 3 प्रमुख भूकंप पेटियां पाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे 3 प्रमुख भूकंपीय पेटियां पाई जाती हैं जहां ज्यादातर भूकंप आते हैं। एक पेटी हमारी कौन सी परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी। दूसरी पेटी आती है हमारी कौन सी मध्य महाद्वीपीय पेटी। दूसरी कौन सी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। नाम से ही पता है चलता है परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी जैसे हमारे प्रशांत महासागर के चारों ओर जो सर्कल बना हुआ है या आपने यदि विश्व का मैप देखा हो तो ये क्या हमारे परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी कहलाएगी। दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी ये हमारे महाद्वीप के बीच में जो लाइन आ रही है तो ये हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाएगी। तीसरी हम एक के बाद देखेंगे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी की बात करें तो इस क्षेत्र को हमारे प्रशांत अग्निवलय भी कहा जाता है हमारा रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है और विश्व के लगभग 2/3 लगभग 63% भूकंप इसी पेटी क्षेत्र में आते हैं। जो हमारे परिप्रशांत महासागरीय पेटी है तो इसी पेटी क्षेत्र में हमारे 63% भूकंप या 2/3 भूकंप आते हैं। यहाँ पे हमारे उच्च परिमाणों के भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है अभिसारी प्लेट किनारे मतलब प्लेटें क्या है एक दूसरे से टकरा रही है दूर नहीं जा रही एक दूसरे से टकरा रही है इस वजह से यहाँ पे क्या उच्च परिमाण वाले भूकंप आते हैं क्योंकि अभिसारी प्लेट किनारे यहाँ पे होते हैं। साथ ही देखें तो यहाँ ज्वालामुखी की उपस्थिति पर्वतीय और तटीय क्षेत्र में संतुलन मूलक जो भूकंप होते हैं ये भी आते हैं। जापान उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भागों में आने वाले भूकंप इसी पेटी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा कौन सी पेटी आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो ये पेटी क्या महाद्वीपों के बीच में ये पेटी क्या हमारे महाद्वीपों के बीच में स्थित अभिसारी प्लेट किनारों पे पाई जाती है। क्या अभिसारी प्लेट किनारों पे पाई जाती है लेकिन कहाँ पे महाद्वीपों के बीच में। अब इस पेटी क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। कितने 21% भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में और ये भूकंप भी क्या उच्च परिमाण वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे अभिसारी प्लेट किनारों पे पाए जाते हैं। जैसे हमारे हिमालय क्षेत्र यूरोप के दक्षिणी भाग अफ्रीका के उत्तरी भाग दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आने वाले जो भूकंप होते हैं इसी पेटी क्षेत्र में शामिल करते हैं। कौन से मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर। तो हमने दो तो देख लिए एक तो हमारे कौन सा परिप्रशांत भूकंपीय प्लेट देख लिया और एक मध्य महासागरीय मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी देख ली पेटी को अंग्रेजी में बेल्ट कहते हैं। तीसरा आता है मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी की बात करें तो चित्र में आपको दिखा दें मध्य महासागरीय पेटी तो महासागर के बीच में जो हमारा अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर के बीच में ये हमारे मध्य महासागरीय पेटी है।
तो बात करें मध्य महासागरीय पेटी की, तो ये पेटी क्या मुख्य रूप से हमारे महासागरीय क्षेत्रों में स्थित जो अपसारी प्लेट किनारे हैं, जहां से प्लेटें क्या एक दूसरे से दूर जा रही है, तो अपसारी प्लेट किनारों पे पाई जाती है। यहाँ आमतौर पे क्या मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि अपसारी प्लेट किनारों पे हमेशा मध्यम तीव्रता के भूकंप भी आते हैं और मध्य अटलांटिक कटक के क्षेत्र में आने वाले भूकंप इसमें शामिल किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें, 3 तो मुख्य पेटियां हैं और दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो प्लेट किनारों के अतिरिक्त भूकंप कई अन्य क्षेत्र हैं वहां पे भी आ सकते हैं, जैसे जहां जलाशय होते हैं, मतलब बांध बने हुए होते हैं, विस्फोट गतिविधियां, अत्यधिक खनन वाले क्षेत्र, भ्रंश निर्माण होते हैं, वहां पे भूकंप आ सकते हैं। तो विश्व के अंदर हमने जो भूकंप का वितरण देख लिया। अब भारत के अंदर भूकंप की बात करते हैं। भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आता है और कैसे कैसे इसको बांटा जाता है। तो बात करेंगे भारत के संदर्भ में। एक आता हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश या अधिकतम भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे अभिसरी प्लेट किनारे स्थित होते हैं, मतलब प्लेटें आपस में टकरा रही है। जहां हमारे भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट हर साल, कौन सी भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या हर साल 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। तो दोनों प्लेटों का नाम आप याद रखेंगे। एक प्लेट तो हमारी भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी हमारी यूरेशियन प्लेट है और ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय प्लेट बढ़ रही है किसकी तरफ? हमारी यूरेशियन प्लेट की तरफ हर साल 1 सेंटीमीटर, जिससे क्या ये लगातार तनाव उत्पन्न होता है। उसी वजह से हमारे भूकंप आते हैं, जो भी उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग को लंबे समय तक भूकंप से सुरक्षित माना जाता था। मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि केवल हिमालय क्षेत्र में ही भूकंप आते हैं, दक्षिणी भारत के क्षेत्र में नहीं आते। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वहां भूकंप नहीं आते। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है। हालांकि पिछले वर्षों में देखा गया, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, खासकर देखें लातूर ओस्मानाबाद क्षेत्र, उसमें भीम या कृष्णा भीमा नदी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों ने इस परिकल्पना को खारिज कर दिया कि हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भूकंप नहीं आते, लेकिन अब आते हैं। खासकर देखिए कौन से क्षेत्र में, हमारे लातूर ओस्मानाबाद क्षेत्र और कौन सा कृष्णा भीमा नदी क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में भूकंप आना शुरू हो गए हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में नए भ्रंश का निर्माण हो रहा है, इसके कारण क्या वहां भूकंप आने लगे हैं। अतः क्या भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्ण रूप से भूकंप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यद्यपि अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखें तो प्रायद्वीपीय भारत अभी भी कम प्रभावित है, मतलब कम से कम भूकंप आते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि वहां भूकंप नहीं आते। अब बात करेंगे भारत में भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो भारत में भूकंप की तीव्रता का मापन मुख्य रूप से हमारे MSK, एमएसके मतलब मेदवेदेव स्पूनहर कार्निक स्केल, मेदवेदेव स्पूनहर कार्निक स्केल, कौन सी स्केल? मेदवेदेव स्पूनहर कार्निक स्केल। तो इस स्केल के द्वारा किया जाता है और इस स्केल की बात करें तो यह स्केल 1964 में लाया गया था और इसे MSK 64 भी कहते हैं। क्या? MSK 64 या फिर हमारे मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल 64 भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि 1964 में लाया गया था। ये स्केल क्या हमारा मॉडिफाइड मर्केली स्केल पर आधारित होता है, जो हमने देखा था। इसमें क्या भूकंप के कारण होने वाले जो विनाश है उसकी तीव्रता को मापा जाता है कि भूकंप तो आया है, लेकिन उस भूकंप की वजह से कितना विनाश हुआ है। वही बात इसमें हमारे 1 से 12 तक, लेकिन रोमन इकाइयों के अंदर इसको गिना जाता है। तो रोमन अंकों में इसको लिखा जाता है, 1 से 12 तक की इसमें इकाइयां होती है और लिखी कैसे जाती है? रोमन अंकों में। भारत में भूकंप का वितरण इसी स्केल के आधार पर दिखाया जाता है। बात करें भारत में भूकंप का वितरण, जो हमारे के भूकंपीय जोनिंग प्रक्रिया है उसकी बात करें, भूकंप का वितरण भारत में किस प्रकार से किया गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। कितने? 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। सबसे पहले आता है जोन 5। जोन 5 क्यों गिना गया है? जोन 1 से क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि हमें ज्यादा से कम की तरफ जाना है। तो अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र जहां क्या है सबसे ज्यादा जोखिम है, इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में क्या हमारे MSK 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं, MSK 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं और ये भारत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अभिसारी प्लेटें किनारे स्थित है। जैसे हमारे जो ये ब्लैक वाला क्षेत्र है उसकी बात करें, हार्ड ब्लैक, जो चित्र के अंदर हार्ड ब्लैक वाला क्षेत्र है उसको जोन 5 के अंदर गिना गया है, जहाँ MSK 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं। जैसे ये है, ये है, ये हार्ड ब्लैक वाला जो क्षेत्र है उनको हमारे MSK 9 क्षेत्र के अंदर गिना गया है, जोन 5। इसमें हमारे मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का पश्चिम भाग, जम्मू कश्मीर, कच्छ प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार, ये वाले क्षेत्र हैं, इनको शामिल किया गया है जोन 5 के अंदर। फिर आता हमारा जोन 4। जोन 4 की बात करें तो ये क्या अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र होंगे। इसमें क्या होंगे? अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो इस जोन में हम
क्या इस जोन में हमारे एमएस के 9 तीव्रता के क्या एमएस के 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं। और ये जोन क्या है, जोन 5 के पास स्थित है। ये क्या है, जोन 5 के पास स्थित है, इसलिए यहाँ भी क्या अधिक तीव्रता के भूकंप भी आते हैं। और ये हमारे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल क्या सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके तटीय प्रदेश, तो ये हमारे जोन 4 के अंदर आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का उत्तरी भाग, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र, ये हमारे जोन 4 के अंदर आता है। और ये सारे के सारे आपके लाइनिंग वाला क्षेत्र है। ये जो लाइनिंग वाला क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें शामिल है। जो गुजरात के ये जो लाइनिंग वाला क्षेत्र है इसके अंदर शामिल है, और वो भी किसमें, जोन 4 में। अगला आता है जोन 3। जोन 3 की बात करें तो ये मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र होते हैं हमारे जोन 3। तो इस जोन में हमारे एमएस के 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्या एमएस के 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं। और यहाँ क्या हमारे मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। कैसे, मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं। और ये मुख्य रूप से हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर भूकंप आते हैं। जोन 3 वाले भूकंप मतलब मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। फिर आता हमारा जोन 2। जोन 2 मतलब आखिरी क्षेत्र, जिसे निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र कहते हैं। तो जोन 3 तो आपने देख लिया, डॉट वाले जितने भी क्षेत्र है, क्या वो डॉट वाले जितने भी क्षेत्र है, ये डॉट वाले नहीं, ये मतलब प्लेन वाला, ये प्लेन वाला जितना भी क्षेत्र है ये खाली जगह है। जो वो वाला क्षेत्र है हमारे जोन 3 के अंदर आएगा। जोन 2 वाला वो आएगा जिसमें डॉट वाला एरिया है। चित्र में आप देख सकते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इस जोन में क्या जोन 1 को भी शामिल कर लिया गया है। पहले जोन 1 भी हुआ करता था, लेकिन जोन 1 को जोन 2 में शामिल कर लिया गया है। अतः अब क्या भारत में केवल 4 ही भूकंपीय जोन पाए जाते हैं, पहले 5 भी पाए जाते हैं। इस जोन में हमारे एमएस के 6 या उससे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। ये जोन के भारत के लगभग 46% भाग पे विस्तृत है। इसमें क्या मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और प्रायद्वीप भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका अधिकांश भाग और लक्षद्वीप भी शामिल होता है। तो इस तरह हमने जो भारत के अंदर भूकंप के विवरण के बारे में देख लिया। अब भूकंप से होने वाले प्रभाव देखेंगे, मतलब फायदा और नुकसान। तो भूकंप के प्रभाव की बात करें तो भूकंप के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायता करते हैं। क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायता करते हैं, इसकी बात करें तो भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक परतों जैसे हमारे क्रस्ट, मेंटल कोर, इसकी संरचना और विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। भूमि निर्माण की बात करें तो भूकंप के कारण जब कोई भूभाग ऊपर उठता है तो नई भूमि का निर्माण होता है या मौजूदा भूमि का विस्तार होता है। क्या जब कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है तो इससे क्या होता है, नई भूमि का निर्माण होता है। जैसे पानी के अंदर से कोई भूमि ऊपर उठ गई तो एक नया भूखंड मिल जाता है। और क्या होता है, हमारी जो मौजूदा भूमि होती है इसका विस्तार हुआ है। तो बंदरगाहों के निर्माण की बात करें तो भूकंप के कारण तटवर्ती क्षेत्र पर जब कोई भूभाग धंस जाता है तो गहरे गहरे बंदरगाहों का निर्माण हो जाता है, जो हमारे व्यापार के लिए बहुत ज्यादा सही है। नकारात्मक प्रभाव या नुकसान की बात करें तो इससे जान माल की हानि होती है। या जान माल की हानि होती की बात करें तो हमारे भूकंप से इमारतें ढह जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली जाती है और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। फिर आपदाओं की बढ़ाव की बात करें तो भूकंप अक्सर क्या करता है, अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ट्रिगर करता है। भूकंप क्या करता है, अक्सर अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनको ट्रिगर करता है, जैसे हमारे भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सुनामी, इस प्रकार की जो आपदाएं होती है भूकंप की वजह से आ जाती है। और देखिए हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो भूकंप से क्या होता है, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूकंप की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक स्थिरता होती है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिससे हमारे पुनर्निर्माण और पुनर्वास में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। तो हमने नकारात्मक प्रभाव देखा। अब इसके बाद से हमने आपदा प्रबंधन को काफी ज्यादा सीरियस लिया है। आपदा प्रबंधन की बात करें, विशेषकर हमारे भूकंप और सुनामी के संदर्भ में आपदा प्रबंधन को काफी ज्यादा सीरियस लिया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पहले की गई है। बात करें 2004 की सुनामी, तो 2004 की हिंद महासागर की सुनामी ने आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया कि आपदा प्रबंधन पे काफी ज्यादा कार्य किया जाना चाहिए।
तो भारत ने भी ऐसा ही किया। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंडाई फ्रेमवर्क जारी किया गया था, जिसकी अवधि थी हमारे 2015 से 2030 तक, और जापान के द्वारा जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंडाई फ्रेमवर्क। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। परीक्षा में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क हमारे आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता है। बात करें, इसमें 4 तो प्राथमिकताएं हैं और 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है? पहली प्राथमिकता आती है आपदा जोखिम का अध्ययन करना। क्या आपदा जोखिम का अध्ययन करना। दूसरी प्राथमिकता आती है आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना। तीसरी प्राथमिकता आती है ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए, क्या ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना। क्या आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना। फिर आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करना। क्या आपदा का सामना करने के लिए क्या तैयारी, पूर्व सूचना और आपदा के बाद क्या बेहतर पुनर्निर्माण के कार्य करना। तो ये हमारी सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताएं थी। अब वही सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला लक्ष्य आता है, ये सारे के सारे लक्ष्य हमारे 2030 के लिए हैं। तो 2030 तक 2005 और 15 की अवधि के मुकाबले 2020 से 30 के दशक में औसत वैश्विक मृत्यु दर को प्रति 1 लाख कम करना है। 1 लाख के मामले में प्रति 1 लाख कम करना है कि 1 लाख कम लोग मरे। 2030 की बात करें, 2030 तक हमारे 2005 से 15 की अवधि की तुलना में 2020 से 30 के दशक में वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की जो औसत संख्या है, इसको प्रति 1 लाख तक कम करना है। ये दूसरा हमारा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में, क्या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें उसमें प्रत्यक्ष आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। चौथा लक्ष्य हमारा 2030 तक आपदा से होने वाली क्षति तथा स्वास्थ्य, शैक्षिक सुविधाएं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करना है। 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिमों में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना, ये हमारे 2020 तक का ही लक्ष्य रखा गया था। 2030 तक की इस फ्रेमवर्क की कार्यान्वयन के लिए विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और 2030 तक की क्या मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आपदा जोखिम की जानकारी और आकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करना था। तो इस तरह हमारे 7 लक्ष्य थे किसका सेंडाई फ्रेमवर्क के, जो कहां से जारी किए गए थे? जापान से। अब हम देखेंगे 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में आई थी हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को इस योजना को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना है और नवजीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। ये योजना हमारे सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित थी, जो हमने अभी देखे थे, और यह देश में क्या तैयार की गई अपनी तरह की पहली योजना है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भूकंप के सभी पहलू मतलब प्रकार, कारण, प्रभाव और इनका भारत के अंदर वितरण, विश्व में वितरण और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।